हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में। सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाता है, क्वेश्चनर किस तरीके से तैयार की जाती है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि क्वेश्चनर किस तरीके से तैयार की जाती है, क्या होती है, शेड्यूल किस तरीके से तैयार की जाती है, मीन्स है ना, प्रश्नावली अनुसूची क्या होती है, उनका मीनिंग क्या होता है, इंटरव्यू लिए जाते हैं, है ना, साक्षात्कार जो लिया जाता है वो क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के बारे में कि अवलोकन होता क्या है। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो अवलोकन कहेंगे मीन्स देखना या निरीक्षण करना। ऑब्जर्वेशन उसे ही कहते हैं, है ना, जनरल लैंग्वेज में, कि मतलब कोई ऐसा काम या कारण हो, है ना। साइंस में अगर हम देखते हैं तो कार्य कारण जो होता है, रीज़न वगैरह जो होते हैं, और हमारे पारस्परिक संबंध जो होते हैं उनको, है ना, हमारे रिलेशनशिप वगैरह जो होते हैं, या नेचुरल कुछ ऐसा घटित हुआ है, स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा घटित होता है, वो जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो जो घटनाएं होती है, उनका बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना, उनका बहुत बारीकी से निरीक्षण करना जो होता है, उनको देखना, उनको समझना, उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, उनकी जानकारी लेकर निष्कर्ष पर पहुंचना, ये सब कुछ, है ना, कंक्लूजन पे पहुंचना, ये सब कुछ कहलाता है ऑब्जर्वेशन। ओके, अब बात करते हैं हम कि ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी होता है सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी के अंदर ऑब्जर्वेशन इसलिए ज़रूरी है कि सोसाइटी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो भी, मीन्स सोसाइटी में डेवलपमेंट या प्रोग्रेस हो रहा है तो भी, और समाज के अंदर कुछ गलत हो रहा है, अनैतिक काम हो रहे हैं, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जो सोसाइटी को हार्म करते हैं, है ना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उन सब घटनाओं के बारे में सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेस हो रही है तो भी, पॉजिटिव काम हो रहे हैं तो भी, नेगेटिव काम हो रहे हैं तो भी, उन सब के बारे में निरीक्षण करना, है ना, एवोल्यूशन करना, फिर इवैल्यूएशन करके उसके बाद में उन जो इंसिडेंट्स होते हैं, उन जो घटनाएं होती हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करना और एनालिसिस करके कंक्लूजन पे पहुंचना, ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मीनिंग हो गया इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ऑथर्स वगैरह हैं वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इसका जनरल मीनिंग देखा था, अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपने नाम सुना है पीवी यंग, उन्होंने एक बुक लिखी थी साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च, है ना। उसमें उन्होंने ये कहा कि अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्वक पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हम अपनी आँखों से ऐसे बिहेवियर्स देखते हैं, ऐसी कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, और उन संस्थाओं में जो काम हो रहे हैं उनकी एक एक इंडिविजुअल यूनिट जो होती है उनका बहुत बारीकी से विचारपूर्वक अध्ययन करते हैं, और निष्कर्ष पे जब हम पहुंचते हैं वो कहलाता है ऑब्जर्वेशन। देन फिर हम एक नेक्स्ट और डेफिनेशन देखेंगे C.A. मोजर की, वो उन्होंने भी एक बुक लिखी थी सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो उसमें उन्होंने ये कहा और ये बताया कि अवलोकन में कानों और जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारी बोली होती है, उसकी अपेक्षा जो आँखें होती हैं, नेत्र जो हमारी आइज़ जो है, उनके प्रयोग की स्वतंत्रता पे बल दिया जाता है ना। हम जनरल कहीं भी जाते हैं तो कुछ अगर देखते हैं हम, तो यही जनरल लैंग्वेज में यही कहते हैं ना कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या देख रहे हो। तो कान और हमारी टंग जो है, हमारी लैंग्वेज जो है ना, हम ज़बान से जो उपयोग करते हैं, ज़बान का जो उपयोग करते हैं वो, प्लस हम कानों से जो सुनते हैं, उसके कंपैरिजन में किसका, हमारी आँखों का मेन रोल होता है। इसलिए क्या किया जाता है, मीन्स ये जो घटनाएं होती हैं उनमें वास्तविक रूप से जो भी इंसिडेंट है, जो भी घटनाएं हैं, किसी का बिहेवियर देखना चाहें, अगर हम सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कोई साइकेट्रिस्ट होते हैं तो वो डिस्टर्बिंग जो पर्सन होते हैं या जो बीमार व्यक्ति होते हैं, उनको किस तरीके से उनको बिठा देते हैं और फिर उनको कुछ दे दिया जाता है,
और या उनको कुछ एक कमरे में छोड़ दिया जाए या गार्डन में कहीं छोड़ दिया जाए और वो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। वो अपनी आँखों से अपनी आँखें बिल्कुल उस पर्सन पे, उस व्यक्ति पे, वो बीमार व्यक्ति जो होता है उसी पे रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्यों ये डिस्टर्ब है, वो सब कुछ। तो वो कहलाता है ऑब्जर्वेशन। ओके, अगर हम कंक्लूजन बात करें तो इसके मीनिंग को अगर हम देखें, है ना, कंक्लूजन बात करें और इसके मीनिंग को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अवलोकन का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, जो आर्टिफिशियल इंसिडेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती है, जो बिहेवियर होता है, उनसे न होकर जो नेचुरल होती है या स्वतः विकसित होने वाली जो घटनाएं होती है, स्वाभाविक जो घटनाएं होती है, उनसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें और कंक्लूजन देखें तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर होता है उसकी जो उपस्थिति होती है, उसी में जो घटनाएं होती है, वो जो टाइम पीरियड होता है उसी में उनको देखा जाना पॉसिबल हो सकता है। मीन्स अगर वो साइकेट्रिस्ट अगर कुछ इधर उधर हुए, है ना, अगर वो उस पर्सन को वहीं छोड़कर कहीं चले गए तो वो क्या क्रियाएं कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो नहीं देख पाएंगे। तो वो उसके सामने ही रहेंगे, उनका उससे डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, तभी वो घटनाओं पे पहुंच सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि अवलोकन जो होता है उसको सोच समझकर और व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि साइकेट्रिस्ट ने मन हुआ जब किसी भी पर्सन को लिया और उसको ऑब्जर्व करने लग गए, नहीं, वो उस पर्सन को टाइमली बुलाएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, पूरा नॉलेज लेंगे और सिस्टमेटिक रूप से अरेंजमेंट सब करेंगे एंड देन फिर वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है ना, ऑब्जर्वेशन जो किया जाता है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो फर्स्ट यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको उपयोग में लिया जाता है ना, हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं उनका उपयोग हम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हम कान से बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, हम अपनी टंग का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, हम आँखों से देखते हैं। तो मेन क्या है, हमारी आइज़ है। ऑब्जर्वेशन का मुख्य पार्ट क्या है, हमारी बॉडी का मुख्य पार्ट जो है ऑब्जर्वेशन में काम आता है, वो कौन सा है, आइज़, आँखें। देन सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन। मीन्स एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है और बिल्कुल माइक्रो जो स्टडी की जाती है वो किया जाता है, बिल्कुल सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि डायरेक्ट स्टडी, प्रत्यक्ष अध्ययन। डायरेक्ट स्टडी मीन्स वो पर्सन हमारे सामने है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। देन फिर बात आती है कि जो रीज़न वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना, मीन्स कार्य कारण और मीन्स संबंधों का पता लगाना। ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर वो पर्सन डिस्टर्ब है तो उसका कारण पता करने की कोशिश करेंगे हम कि उसके पीछे का कारण क्या है, और फिर उससे दूसरे संबंध जितने भी होंगे उन सब को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसको हम एनालिसिस करेंगे। देन फिर निष्पक्षता के बिल्कुल इम्पार्शियल होके, बिल्कुल निष्पक्ष होके हम इसकी जांच करें, तभी सही ऑब्जर्वेशन होता है, सभी सही अवलोकन होता है। एक और विशेषता हम देखते हैं कि ये क्या है, ग्रुप जो बिहेवियर होता है उसका अध्ययन करता है, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करता है। पर्सन को सिर्फ गुस्सा आता है वो नहीं, पर्सन को गुस्सा आता है, क्यों आता है, कब आता है, किन किन रीज़न से आता है, और उसे गुस्सा न आए उसके लिए क्या करना चाहिए। इस तरीके से हम पूरी एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं और सामूहिक व्यवहार को देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं। ये तो थी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है। ओके, अब हम बात करते हैं कि उसकी कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो उसमें प्राइमरी सोर्सेज है ना, प्राथमिक सामग्रियां जो होती है, प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पर्सन से डायरेक्ट रिलेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट हमारा उससे कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो वो क्या होएगा, प्राइमरी सोर्स ही है, तो प्राथमिक समूह का उपयोग किया जाता है, प्राथमिक सामग्री प्राइमरी सोर्सेज का यूज़ किया जाता है। फिर ये क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक प्रत्यक्ष पद्धति है ना।
कि हम बिल्कुल डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, हम उसके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से उससे बात कर रहे हैं। और ये क्या कहलाता है, ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है। हम थ्रू फोन और थ्रू मैसेज और इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पर्सन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है और ये एक साइंटिफिक मेथड है। नेक्स्ट इसमें है कि वैज्ञानिक पद्धति है। ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक छोटा सा उसका जो इवैल्यूएशन है वो नहीं कर रहे हैं, हम उसके पीछे के सारे कारण ढूंढ रहे हैं, वो क्या क्या काम करता है, किन कारणों से, कौन से रीज़न ऐसे हैं जिनकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, और उन रीजंस को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर्सन को हम नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सब कुछ उसके अंदर आता है, इसलिए ये साइंटिफिक मेथड होता है। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं, हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, देन आफ्टर हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, अवलोकन की प्रक्रिया जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो हम देखते हैं कि क्या है जो बिल्कुल हमारा, हम सोचें, हम समझें, वो जो क्रमबद्ध प्रक्रिया की जाएगी, वो जो बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा, वो अवलोकन होता है। और इसमें क्या होता है, अवलोकन प्रारंभ करने से पहले, अवलोकन स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, ऑब्जर्वर जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको उसको पार करना होता है, कुछ ऐसे चरण होते हैं जो वो डिसाइड करता है कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रारंभिक आवश्यकताएं, है ना, जो स्टार्टिंग एसेंशियल्स होते हैं या बेसिक जो नीड्स होती है वो देखने हैं कि वो सबसे पहले ये देखेगा कि काम क्या करना है, करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, फिर वो देखेगा कि अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि करना क्या है, तो वो जो डेटा तैयार करेगा या जो फैक्ट्स लेगा वो कैसे, उनको लिखेगा कैसे, तथ्य जो हैं, फैक्ट्स जो हैं, उनको किस तरीके से वो प्रिपेयर करेगा, कैसे लिखेगा, फिर टाइप कौन सा लेना है। अब उसने एवेल्युएशन शुरू कर दिया है तो वो उसमें कौन सा प्रकार, डायरेक्ट मेथड लेगा, इनडायरेक्ट मेथड लेगा, इस तरीके से कौन से मेथड से वो इसको करेगा। देन फिर बात आती है कि वो जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उनको कैसे मेंटेन करेगा, किस तरीके से रिलेशनशिप्स को वो मेंटेन करेगा। ओके, देन सेकेंड प्रोसेस इसके अंदर आता है कि पूरी जानकारी वो हासिल करेगा, है ना, फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो स्टडी एरिया होता है, उनकी जितनी भी यूनिट्स होती है उनके बारे में वो जानकारी लेता है। कहीं भी बारीकी से कुछ भी इवैल्यूएशन किया जाता है, कुछ भी है ना, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो वो जो भी एरिया होता है उसकी एक एक यूनिट, एक एक इकाई जो होती है उसके बारे में बारीकी से अध्ययन करना बहुत एसेंशियल होता है। देन फिर इसी में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि सामान्य जो विशेषताएं होती हैं उनकी जानकारी ली जाती है। सबसे पहले हम एकदम से जो प्रॉब्लम होती है उसकी तरफ नहीं भागते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसी की तरफ कंसंट्रेशन नहीं होता है। जनरल जो बातें होती है उनको, जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सामान्य जो विशेषताएं होती है उनको भी हम देखते हैं। मीन्स पर्सन, अगर किसी पर्सन को हम देखना चाह रहे हैं तो देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरीके से रहता है, क्या खाता है, किस तरीके से उसका रूटीन है, वो क्या काम करता है, ये सब कुछ हम पहले ऑब्जर्व करेंगे। देन फिर इसी में बात करते हैं हम कि उसका जोग्राफिकल सिचुएशन है, जो कोई भी घटना है उसको हम देखेंगे कि इंसिडेंट क्या हुआ है, जोग्राफिकल सिचुएशन कैसी थी और उसको किस तरीके से क्रिएट किया गया है। ये सब कुछ हम देखेंगे कि ये सब नॉलेज हमको लेना होता है। फर्स्ट क्या देखा हमने कि एसेंशियल्स क्या हैं, देन आफ्टर की नॉलेज लिया है हमने। अब थर्ड प्रोसेस क्या आएगा कि बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम, बिल्कुल विस्तृत अवलोकन की एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि मतलब हाइपोथेसिस लेंगे, उपकल्पना। इसके बारे में हमने बात नहीं की है, हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स होंगे उसके बाद में हम बताएंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है। उसके आधार पे अवलोकनकर्ता जो होता है तथ्यों को निर्धारित करता है। ऑब्जर्वर क्या करेगा, हाइपोथेसिस लेगा, मीन्स वो कुछ उस पर्सन के बारे में पहले ही कुछ प्रिडिक्ट कर लेता है, कुछ कल्पनाएं तैयार कर लेता है कि पर्सन ऐसा होगा, सो एंड सो फॉर पर्सन जो है वो इस तरीके से बिहेव करेगा, है ना, उस अकॉर्डिंग वो तैयार करके और फिर जो फैक्ट्स होते हैं उनको डिसाइड करता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जो आवश्यकताएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर की जो विधियां होती हैं, जो परिस्थितियां होती हैं उनको निर्धारित करना। मीन्स जो
कंट्रोल्ड बिहेवियर होता है, जो सिचुएशन होती है उनको देखा जाता है, उनको डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से सिचुएशन कैसी है और हमको उस सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है। देन आफ्टर बात करते हैं कि कुछ सपोर्टर जो होते हैं, वर्कर होते हैं, उनकी भूमिका तैयार करेंगे कि कुछ सपोर्ट पर्सन लेंगे हम और उनको किस तरीके से हमको काम में लेना है, उनका सहयोग हम किस तरीके से ले सकते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारे अवलोकन में हम उन लोगों को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हम अपने ऑब्जर्वेशन में सहयोग के लिए तैयार कर सकते हैं, कॉपरेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। ये हमारा था थर्ड पॉइंट। देन अब बात आती है, इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर नेक्स्ट आता है कि ऑब्जर्वेशन जो टूल्स होते हैं, अवलोकन जो यंत्र होते हैं, वो कौन से हम लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, या तो हम कोई डायरी लेंगे या कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टस लेंगे, है ना, ऑब्जर्वेशन का। उसके अंदर हम अपना सब कुछ शेड्यूल वगैरह लिखेंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा क्या क्या कारण है इस प्रॉब्लम के पीछे, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है और कंक्लूजन पे पहुंचना है, ये सब कुछ। देन फिर ये जो हम लिखते हैं उसके लिए प्रॉपर कुछ साइज़ के ऑब्जर्वेशन कार्ड वगैरह हमारे पास होने चाहिए, है ना, ताकि हम उनको उस डायरी वगैरह में सेट कर सकें। देन फिर के ऑब्जर्वेशन शेड्यूल या चार्ट जो होते हैं उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक करना और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनको यूज़ करना, है ना, कि अवलोकन अनुसूची और चार्ट जो होते हैं उनको बिल्कुल व्यवस्थित करना, सिस्टमेटिक जमाना और फिर उनसे इंफॉर्मेशन जो होती है, सूचनाएं जो होती है, उनको संकलित करने के लिए, उनका कलेक्शन करने के लिए उनको यूज़ करना। ये तो मेन 4 प्रोसेस हैं। देन आफ्टर बात आती है कि एक अलग से एक प्रोसेस दिया गया है कि आजकल जो कैमरास यूज़ किए जाते हैं, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, उनको भी इसके अंदर हम देख सकते हैं, ले सकते हैं। मीन्स अगर वो पर्सन बहुत हार्मफुल है, कोई ऐसा बिल्कुल डिस्टर्बिंग पर्सन होता है ना, माइंड डिस्टर्ब होता है जिसका, अगर उसको किसी के साथ बिठा दिया जाए और बाय चांस वो उसको कुछ नुकसान पहुंचा दे तो ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो वहाँ रूम के अंदर उसको अकेला छोड़ दिया जाए पर्सन को, और साइकेट्रिस्ट क्या करता है, उसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखता है और एक कैमरा सेट कर देगा और देखेगा कि वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। अगर उससे क्वेश्चन दूर से पूछेगा तो वहाँ एक मोबाइल या टेप रिकॉर्डर सेट कर दिया जाएगा और उससे क्वेश्चन पूछे जाए या उसका बिहेवियर जो है वो क्या बोलता है, वो सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये उसके प्रोसेस होते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है कि व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी और प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रक्रिया क्या होती है वो हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसमें उसका डीप स्टडी हम करेंगे। ओके, थैंक यू।